हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। नीट का एग्जाम पास में है। नीट की प्रिपरेशन आप लगे होंगे। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लगे होंगे अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। आपके पास आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे होंगे कि क्वेश्चन प्लस टेस्ट भी आप दे रहे होंगे। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत ही शानदार फाइनल टच मिलेगा अगर आप और एक एक्स्ट्रा छोटा सा एक टास्क कर लें, जो है क्रॉप सीरीज। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो क्रॉप सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, ये जितने भी टॉपर्स हुए हैं आज तक नीट एम्स के, उन सभी टॉपर्स इस सीरीज को फाइनली करने के लिए सजेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं क्रॉप सीरीज और ये कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूशन का फाइनल टच मटेरियल है, जो उस इंस्टीट्यूशन के सारे टॉपर्स करते हैं। एंड जो मेरा मानना है, ये बहुत ही शानदार मटेरियल है और आप सभी को करना चाहिए। कैसे करोगे आप लोग, कैसे आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने उस मटेरियल के सॉल्यूशंस आपको बना के दिए हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। मैं आपको पहले बता दूं कि इस सीरीज में क्या होता है कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस का यहाँ पे एक दिया हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, एरर्स एंड मेजरमेंट के मिला के यहाँ पे 28 क्वेश्चंस है। इसी प्रकार एकदम चुने हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जिनमें कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको हर चैप्टर के मिलेंगे। और मैं वन बाय वन चैप्टर वाइज इन सीक्वेंस इन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन, इन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको बना के दूंगा। और आप क्या करें, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे? आप जाएं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप देखें कि मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसमें जाएं और पहले तो एलन ये क्रॉप की जो सीरीज है, पहले वो आप डाउनलोड कर लें। एक पीडीएफ होगी, उसको आप डाउनलोड करें। उसमें चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस है विद क्वेश्चंस विद देयर आंसर कीज। आप चाहो तो वहां पे पहले आप अटेम्प्ट कर लो। 30 क्वेश्चंस अगर है तो आप 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से 30 मिनट की सीटिंग करो और आप एक बार अटेम्प्ट कर लो और फिर आपको जो क्वेश्चन में डाउट है वो देख लो। या फिर दूसरा बेस्ट तरीका, जिससे आपका एंथुसियाज्म बना रहे, आप एनर्जी से करते रहो, वो तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। फिर मैं आपको यहाँ पे वही क्वेश्चंस वन बाय वन कराऊंगा। सबसे बेस्ट तरीका, आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप साथ में कर रहे हैं मेरे। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपसे 1 मिनट में सॉल्व नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, एग्जाम संभल रहा है। आप मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में अटेम्प्ट कर दो और आंसर लिख दो। जस्ट आपका आंसर मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि आंसर क्या है। और जस्ट आपने आंसर, आपके पास आंसर की ऑलरेडी है स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप सॉल्व करेंगे। आपका आंसर अगर सही है, आगे बढ़िए आप, नो प्रॉब्लम। आपका आंसर सही है, आप आगे बढ़िए। और अगर आपका आंसर सही नहीं है तो फिर मैं आपको यहाँ कुछ समझाऊंगा, फिर आप आगे फॉरवर्ड कर लें अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है विद इन 1 मिनट। एंड आपके पास आंसर की है, अब आंसर मैच करे, आपका आंसर मैच करे आता है, आप आगे बढ़ जाए। नहीं तो आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। आप अगेन वीडियो पॉज, क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करें तुरंत। एंड देन 1 मिनट घड़ी लगा के अटेम्प्ट करो और तुरंत आप आगे बढ़ जाओ। अगर आपको क्वेश्चन, आपका आंसर मैच नहीं किया तो यहीं के यहीं मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। और बस इस तरीके से स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल बिना रुके मेरे साथ इस क्वेश्चन करेंगे। मैं आपकी ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आपको, और ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको, मैं कंसेप्ट, जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी समझाऊंगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपके लूप होल्स भी भरते जाएंगे और आप एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल मेरे साथ करते चलें इसको और अपनी प्रिपरेशन को, फिजिक्स की प्रिपरेशन को तो एटलीस्ट फाइनल टच दें। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। होता ना ऐसा करके, वो एक साइन बना होता है, इसको प्रेस करो भैया। इसको प्रेस करने से ही आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। एंड डू सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। आपको ये जो मटेरियल है जो मैंने आपके लिए वीडियो में बनाए से अगर आपको फायदा मिलता है, प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। और
यस, लाइक जरूर करें अगर आपको फायदा हुआ है, आपको अच्छा लगा है तो। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, चलो आंसर की यहाँ पे आपके सामने ही आ गई ना। सो ऐसा कर देते हैं, आप तो ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करो और विद इन 1 मिनट को सॉल्व करो और आंसर मैच करो अपना। I will wait only for 5 to 10 seconds and then I will move on to explaining solutions. Okay, students. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मैं मूव ऑन करता हूँ। सबसे पहले बात, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स इज इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके, देखो क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ और फोर्स की यूनिट को 4 टाइम्स कर दिया। देखो आपको पता होगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, राइट। इस तरीके से N इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब आप अगर यूनिट को बढ़ाते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाती है, यू नो दैट। तो आप अगर, जैसा कि ये कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ और फोर्स उनको इंक्रीज कर दिया, तो एक्चुअली यहाँ पे आप यूनिट को बढ़ा रहे हो, यूनिट को बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कम होगी। कैसे करोगे आप यूनिट ऑफ एनर्जी? तो देखो, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड लेंथ लिखना आना चाहिए। तो आपको तो पता ही है कि वर्क होता है फोर्स इंटू एल, तो यहीं पे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका कि अगर आप यूनिट लिखते इन टर्म्स ऑफ एफ एंड एल, एनर्जी की यूनिट, तो आप लिखते एफ इंटू एल। सिंपल, ये हो गई यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एफ एंड एल। और क्या होगा, जैसे आपको मीटर, आपको केजी मीटर सेकंड पता होता तो आप लिखते केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ऐसे लिखते ना। तो यहाँ पे आपको एफ और एल के टर्म्स में लिखना है तो आप एफ इंटू एल लिखोगे, एकदम सही बात। मान लेते हैं नए सिस्टम में, मान लेते हैं कि नए सिस्टम में यूनिट हो गई एफ डैश एल डैश, क्योंकि आपने तो नए सिस्टम में जो यूनिट ऑफ एफ है बढ़ा दिया ना, ये हो गया। अच्छा, यूनिट को चेंज करने से क्या एनर्जी बदल जाएगी? नहीं, जैसे आप 100 सेंटीमीटर, जैसे आप 1 मीटर लिखते हो, उसको आपने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, आपने उसको 1000 मिलीमीटर लिख दिया, क्या उससे लेंथ बदल गई क्या? जो भी आपने मेजर किया उसकी लेंथ बदल गई क्या? नहीं। तो बिल्कुल यूनिट के बदलने से कोई एनर्जी थोड़ी ना बदल जाती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। सो नई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स 4F है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, 4L है। नई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, F डैश इंटू एल डैश। सो इफ यू पुट F dash as 4F and FL dash as 4L, तो कितना आंसर आ गया, 16FL। और F इंटू एल क्या है, यही तो ओल्ड यूनिट थी। तो आप देख रहे हो कि नई यूनिट U2 एनर्जी की नई यूनिट पुरानी यूनिट से 16 टाइम्स ज्यादा है। सो आपका आंसर 2 है और सही है, अगर आपने ये आंसर लाया है तो। यहाँ पे सिंपल बात कही है कि बट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी विल डिक्रीज बाय 16 टाइम्स। ओके, वहां पे वो दिक्कत नहीं है, वो तो यही पूछ रहे कि यूनिट, जो एनर्जी की यूनिट है उसका क्या होगा, तो ऑब्वियसली यूनिट ऑफ एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना, 16 टाइम्स हो जाएगी, और उस कारण से एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू 16 टाइम्स कम हो जाएगी। दैट्स ओके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से वीडियो पॉज करें एंड इन 5 सेकंड आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, सेम डायमेंशंस। देखो बहुत ही इजी है, आपको वर्क और एनर्जी पता है, इट्स डायमेंशनल, इट्स यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, they both are energy, they both are energy, work and energy are have, they both have same dimension formula. Angle is also ratio, strain is also ratio, delta L by L, right? Relative density and refractive index, you know that relative density is density of one object with respect to another, rho 1 by rho 2. So relative density, that is the ratio of density, so it is a dimensionless quantity. Refractive index, what is refractive index? If you remember, refractive index is also a ratio of mu is equal to velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium. So it is also ratio. So it is clear that all three have same dimension. This one does not have same dimensions, because Planck constant is h, and we know that relation between E and h and frequency. So E is equal to h into nu. So obviously we know that
we can see that energy is not same as Planck constant. Now students, third question. Now जल्दी से आप वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो. यू हैव ओनली 45 सेकेंड्स और 5 सेकेंड में मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन. क्या दिया हुआ है? द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 8. ओके, आपको सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी दी हुई है. और क्या कहा है? इन न्यू सिस्टम ए यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. ओके ओके, सो इन लोगों ने नया सिस्टम बनाया है जिसमें जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है. ओके, वैसे अगर इन्होंने ऐसे सिस्टम की बात करी होती तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर होता है, एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 टाइम्स सेंटीमीटर. And in this new system, unit of mass is also 20 kg. Okay, so what will be the density of material? कैसे करेंगे? तो again n1 un is equal to n2 u2. We will apply that. Suppose this is this system, this is new system, and let's say 8 gram per centimeter cube, that is density, is equal to n into new system. Suppose the numerical value of density in this new system comes out to be n. This is what we are talking about. So let's 8 gram per centimeter cube is equal to n ml minus 3. Okay. So we know that in this equation m, what is m? 1 m, 1 unit of mass is equal to 20 gram. You know that 1 unit of mass is 20 gram. 1 m is equal to m is what? M is unit of mass in new system, that is 20 gram. And 1 L, that is unit of length, is equal to 5 centimeters. So you just have to put this, right? So m 20 kg, L 5 centimeter. Now just solve this. This gram and gram will cancel out, this centimeter and centimeter cube will cancel out, and here we have the answer. So we will say that 8 gram per centimeter cube is equal to 50 in new system of unit. 50 in new system of unit. ओके स्टूडेंट्स, ओके, वीडियो पॉज करो स्टूडेंट्स अभी के अभी, और 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ. ओके स्टूडेंट्स, सो 5 सेकंड हो गए. आपको वीडियो पॉज करना है और अपना समय खुद लेना है. तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे देखें. इन न्यू सिस्टम द यूनिट ऑफ mass is alpha kg, unit of length is beta meter, and unit of time is gamma second. Okay, this is new system of unit. Fine. And we are asked one value of 1 joule in this new system. Okay, okay. Suppose in new system we have unit of mass as 1 m, unit of length as 1 l, unit of time as 1 second, and suppose, and obviously what we have in given is 1 unit of mass is alpha kg, 1 unit of length is beta, like this. Suppose 1 joule is equal to n units in the system. We don't know the unit of energy in new system, right? That's why we are not using name here. So suppose if अगर हमें सीरीज सिस्टम में फाइंड आउट करना तो मैं कहता एन अर्ग, बिकॉज वी नो दैट सीरीज सिस्टम में जो यूनिट होती है एनर्जी की वो अर्ग होती है, बट वी डोंट नो, सो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 जूल इज इक्वल टू n units in new system. Okay, fine. And what is the unit in new system? So we know that ml square t minus 2. This is the energy, and kg meter is square second minus 2. Now you can start putting values. 1 unit of mass is equal to alpha kg, 1 unit of length is equal to beta meter, and 1 unit of time, 1 unit of time as gamma second. And आप सॉल्व करो, आंसर आ गया गामा स्क्वायर अपॉन ये आपका आंसर आ गया.
तो स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं बना था तो ये इस तरीके से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइनली एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको और दिखने वाला है। क्या कहा है यहाँ पे? अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखा आपने, वीडियो पॉज करो और फटाक से इस क्वेश्चन को कर डालो, एकदम टाइम मत लगाओ, ऐसी कड़क प्रिपरेशन करो इस बार कि एक एक क्वेश्चन आपके जो जो इतना शानदार रिवीजन होगा यहाँ पे, आपको तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। आप हर एक क्वेश्चन कर डालो स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन अगर आपने दोबारा कर भी लिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 4 3 2 1। तो क्या पूछा है देखो, टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। Okay, time period of the vibration of the liquid drop depends on the surface tension, radius and density। आपको इनमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली डायमेंशन एनालिसिस करना है। ओके, वो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो तीन चीज पे डिपेंड करती है। वो किस चीज पे? सरफेस टेंशन, रेडियस और डेंसिटी पे। ओके फाइन, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। हाउ वी विल स्टार्ट? अरे बड़ा सिंपल है। देखो, टाइम पीरियड अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस की पावर ए, आर की पावर बी एंड रो टू द पावर सी। फाइन। सरफेस टेंशन, so dimension formula on the left must be equal to dimension formula on the right, right? The dimension formula on the left is t to the power 1, t to the power 1, and as mt minus 2 to the power a, mt minus 2 to the power a. This is the dimension formula of surface tension. Surface tension is force per unit length. R is L meter and rho is ml minus 3। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, m की पावर आप निकालोगे, सात कर लोगे तो m की पावर यहाँ पे a है और m की पावर c है, साथ में ले लिया ना। फिर l की पावर देखो क्या है, तो ये यहाँ b यहाँ पे है और b और यहाँ पे l की पावर -3c, तो l b -3c भी आ गया। फिर t टू द पावर -2a, तो देखो ये -2 यहाँ पे है ना। तो इससे पहली चीज तो हम कंपेयर क्या करेंगे कि भाई देखो ये 1 है, इधर t की पावर जो है वही तो t की पावर यहाँ पर भी होगी ना, सेम ही तो कहानी होगी। तो 2a की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आपने पहले निकाल ली। फिर आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ पे m की पावर ही नहीं है भैया, m की पावर, यहाँ पे l की पावर ही नहीं है। तो आपने a प्लस सी इज इक्वल टू 0 किया और फिर क्या किया आपने, तो यहाँ से c आ गया आपके पास हाफ। फिर b-3c इज इक्वल टू 0 ही करते हैं अपन, क्योंकि l की पावर भी तो 0 है। फाइनली सॉल्व करके स्टूडेंट्स क्या आंसर आया आपका? आपका आंसर आया है 3/2। तो ये हुआ तरीका करने का स्टूडेंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6। आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। मैं 5 सेकंड बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा। 5 4 3 2 1। तो कैसे करें? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यूनिट डायमेंशन की मदद से सिर्फ नहीं हो सकता, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट है अगर कोई चीज, तो लेफ्ट साइड डायमेंशन फॉर्मूला और राइट साइड डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और एक का नहीं, हर एक टर्म का, जितनी भी टर्म प्लस माइनस से सब्सट्रैक्टेड है या एडेड है, वो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सभी का। जैसे टाइम और मास क्या ऐड हो सकते हैं? 1 kg प्लस 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकते ना। तो डिफरेंट यूनिट वाली क्वांटिटीज तो वैसे भी ऐड नहीं होती, तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। सो द एसआई यूनिट ऑफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। ए बी सी का कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ई, हाँ, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और ए बाय एक्स स्क्वायर एस क्यूब की यूनिट क्या होगी। तो वो पहले आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन कूलम, फोर्स अपॉन क्यू। तो आपने पहली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी न्यूटन पर कूलम, एंड वोल्ट की क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये सब आपको पता चल चुका है। ये तो बहुत ही इजी है वैसे करना इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं एक ही लाइन लिखूंगा इसमें कि आप लिखोगे कुछ इस तरीके से। क्या सोल्यूशन दिया है? नहीं दिया ना। आप लिखोगे कि भाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी इंटू वाई
इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी इंटू जेड स्क्वायर, सी इंटू जेड स्क्वायर। और बस स्टूडेंट्स इसकी बात तो आपको सॉल्व ही करना है ना। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। आप कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ऐसे ए का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए क्या, तो इनकी दो को मदद ले लो। इजिकल टू ई का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल चुके न्यूटन पर कूलम, इनटू आपको क्या करना है एस क्यू, तो ये यहीं की हो जाएगा, खत्म। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, आप सॉल्व करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, अभी एकदम आलसी में नहीं आना, एक ही बार में खत्म करेंगे। वीडियो पॉज करो आगे बढ़ो, वीडियो पॉज करो आगे बढ़ो, आपको लगे आप, मेरे ख्याल से मैं हर एक क्वेश्चन का लिंक वो डाल दूंगा, टाइमिंग, आप उस पे क्वेश्चन पे क्लिक करोगे और तुरंत टाइमिंग आ जाएगा, है ना। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी का डायमेंशन पूछ रहा है। अरे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा भैया जो डायमेंशन फोर्स का है वही डायमेंशन ए इंटू रूट एक्स का भी है, और वही डायमेंशन बी इंटू एक्स स्क्वायर का भी है। तो ऐसे में कैसे करोगे आप सॉल्व, खत्म ही हो गया क्वेश्चन, क्या सॉल्व करना रह गया इसको। ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड बाय ए का डायमेंशन फॉर्मूला है, ऐसे। सो ए का नहीं, एक्स का, रूट एक्स, रूट एक्स। नो नो, यहाँ पे ए के नीचे क्या आएगा, रूट एक्स। सो स्टूडेंट्स एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय एल टू द पावर हाफ, बस आपने ऐसे रखा और आपने ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, बी का निकाल लिया, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। फिर एक क्वेश्चन बढ़िया से ये भी आया डायमेंशन का, क्या है इस क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछता है कि बताओ अल्फा बीटा डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो पहले आप अल्फा का निकाल लो, हाँ यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डेल्टा यू डिवाइड बाय एक्स, और ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो फाइनली क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। फिर वैसे ही आप देखोगे बीटा निकालो, बीटा क्या है। अब एक चीज देखो, आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए करना क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ समथिंग जो कि एक्स बाय गामा है, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसमें ये ध्यान रखें कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यू और डायमेंशन फॉर्मूला भी बराबर हो गए, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स बाय वाई या साइन थीटा वो खुद क्या हो गए, वन। डायमेंशन फॉर्मूला वन होता है ना यार, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब रेशियो होता है ना, और रेशियो का डायमेंशन फॉर्मूला वन, ये डायमेंशन जीरो। तो ये तो क्लियर हो गया कि बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वो एनर्जी के बराबर ही है। और देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एक्स बाय गामा, तो आपको ये पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी होती है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होना जरूरी है, क्योंकि अंदर क्या होता है थीटा, थीटा क्या होता है एंगल डायमेंशन, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी। सो जहाँ पे ये x बाय गामा इज इक्वल टू वन, तो आपको दिख रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गामा कितना है, वो तो डायमेंशन फॉर्मूला x के बराबर है। सो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है अभी। अब क्या इसके बाद आप ये निकाल सकते हैं, चार ऑप्शन अलग अलग है यार, कोई एक ऑप्शन चेक करोगे ना तो बाकी दो का अंदाजा अपने आप लग जाता है। हाँ ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 1/5, ओके ओके, लीस्ट काउंट 1/5 है। टाइम पीरियड ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज मेजर टू बी 25, हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, परसेंटेज एरर हमेशा क्या होता है, देखो ये होता है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, चेंज जो भी फाइनल टाइम पीरियड है माइनस इनिशियल टाइम पीरियड डिवाइड बाय टी, ये होगा। ठीक, तो परसेंटेज एरर निकालना है अपने को, तो ये करना होगा। अपन ने टाइम पीरियड कितना मेजर किया, अपन ने 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया है 25, 25 ठीक, और उसमें हमारा एरर कितना है 1/5, क्योंकि जो भी आपने एक मिनट स्टूडेंट्स, है ना, मैं आपको एक यहाँ पे, हाँ अब देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो एक बार, आपने कितना मेजर किया
20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर किया आप लोगों ने, 25 ऑसिलेशन का किया ना, 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड एक साथ मेजर किया, कितना 25। आपने देखा कि आपकी घड़ी का लीस्ट काउंट इतना है, तो 25 सेकंड में आपका इतना एरर आया होगा इस तरीके से। तो डेल्टा टी इस तरीके से टोटल 25 सेकंड में आपका इतने का एरर है, इतना सा एरर इंटू 100, खत्म कहानी। इस तरीके से एरर निकाला जाता है। ओके, ये तरीका हुआ। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट सामने आपके। आप 1 मिनट लीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करो, 1 मिनट लो और सॉल्व कर डालो फटाफट। यही तरीका होता है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 5 सेकंड बाद। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो आप, एंड आपने 4 बार मेजर किया और 4 रिजल्ट आया। ओके, 1.34, 1.38 द मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद परसेंटेज एरर। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है मीन वैल्यू कैसे, आप जो मेजरमेंट आपने किया है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जरा उसको भी आप समझ लो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखें। अच्छा, हमेशा जब भी आप जब भी आपको इस तरीके से 4 रीडिंग आपने ली होती है, तो 4 रीडिंग, 4 या 5 जो भी रीडिंग ली है, अब इसकी इन्होंने ट्रू वैल्यू नहीं दी है कि यार एक्चुअल में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये नहीं दिया है। तो ऐसे में आप इनका जो एवरेज होता है ना, इसी को लेते हो ट्रू वैल्यू। तो आप हमेशा कैसे काम करोगे जरा देखो। हमेशा जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है कोई भी रीडिंग को, तो आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू एम प्लस माइनस डेल्टा म्यू, इस तरीके से। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये होती है मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आप इन सब का एवरेज लेंगे, और आपका एवरेज कितना आ जाएगा इन चारों का, तो वो 1.35 आ गया। ये आपकी होगी ट्रू वैल्यू। अब इसको ट्रू वैल्यू मानते हुए आप देखोगे कि हर एक रिजल्ट कितना डेविएट हुआ है। तो देखोगे पहली बार में 0.01 डेविएशन हुआ। अब हर बार में एरर निकालोगे डेल्टा, क्या मतलब म्यू मीन डिवाइड बाय म्यू। तो आपने देखा ये एरर आए हर बार। अब आपको निकालना है कि ऑन एन एवरेज कितना एरर आता है। तो उसके लिए आपको निकालना होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। और वो कैसे निकाला जाता है, ये जितने बार भी आपका एरर आया है उन सबके मैग्नीट्यूड को ऐड करके आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द रीडिंग, मतलब आप उनका एवरेज लेते हो, उनके मैग्नीट्यूड का एवरेज लेते हो। मैग्नीट्यूड का एवरेज आपको बताता है कि ऑन एन एवरेज आपकी ट्रू वैल्यू से कितना दूर वैल्यू आती है। तो ये आपने देखा, ये हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर। और फाइनली आपको परसेंटेज वाइज अगर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको परसेंटेज एरर भी निकालते आना चाहिए। दैट विल बी डेल्टा म्यू अपॉन म्यू इंटू 100। और बस स्टूडेंट्स, ये तरीका होता है सॉल्व करने का। आपको ध्यान रखना है ये कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले आप निकालो ट्रू वैल्यू एवरेज लेकर, फिर आप निकालो डेल्टा, डेल्टा चेंज कितना दूर है एरर, और उन सब एरर्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स का एवरेज ले लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, रुके तो गए, रुकना है नहीं, स्पीड ही करना है आपकी, फिर से काम करना है। वीडियो पॉज करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, और आप विद इन 1 मिनट आंसर लेके आओ इसका। और मैं 5 सेकंड रुकूंगा और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, सो रेजिस्टेंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग वीडियो पॉज किया होगा और अटेम्प्ट कर लिया होगा, आपके पास आंसर की पहले से ही है। देखो क्या दिया है, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, और आपसे पूछ जा रहा है बताओ परसेंटेज एरर कितना है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसी कोई क्वांटिटी दी होती है तो करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका सिंपली ऐसा होता है। रेजिस्टेंस निकालो पहले तो मीन वैल्यू, वो तो आपको पता ही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो 10 डिवाइड बाय 2 इस तरीके से होगी, बिल्कुल सही। 5 आ गया, दिस इज द मीन वैल्यू। नाउ अब आपको जब भी एरर निकालना होता है तो तरीका ये होता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल टू सपोज सब सम कांस्टेंट टाइम्स x टू द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट x की पावर a y टू द पावर b। सो ऐसे में अगर आपको परसेंटेज एरर इन z निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट है ना k, ये चले जाता है जब आप परसेंटेज एरर निकालते हो तो, या फिर फ्रैक्शनल एरर निकालते हो। क्या होगा, जो a है वो सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा dx बाय x, जो b है वो सामने आ जाएगा और ये क्या होगा dy बाय y। और आपको अगर ये तो हो गया फ्रैक्शनल चेंज, लेकिन आपको यहाँ पे एरर रिप्रेजेंट करना है। तो एरर हमेशा मैक्सिमम रिप्रेजेंट करी जाती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल दोनों एरर्स को ऐड करा के आते हैं। यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि v की पावर भी 1 है, यहाँ पे तो आप देख रहे हो v की पावर भी 1 है और i की पावर भी 1 है।
तो इसलिए आपको जब फ्रैक्शनल एरर निकालना था तो आपने क्या किया, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, और सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो आप देखो, आपको दे रखा है कि डेल्टा वी कितना है, 0.5 है, बाई वी 10, तो डेल्टा वी बाई वी 10, फिर डेल्टा आई बाई आई, डेल्टा आई है 0.2/2, इस तरीके से। और फाइनली डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना आ गया, 15%। फाइनली आप कैसे लिखोगे आर को, आर इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 15%। ये होता है तरीका स्टूडेंट लिखने का, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट करो, पहले जल्दी से अटेम्प्ट करो और आंसर लेके आओ। आपको भले लगता हो कि बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप तो कर ही लोगे, लेकिन मैं कहूंगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स, कर डालो। आपको तो यही काम करना है ना, स्पीड 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 ऐसी आएगी, आप रट डालो क्वेश्चंस को, मत सोचो बिल्कुल भी। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, अगर इफ द कांस्टेंट ऑफ gravitational constant, universal gravitational constant g, and the Planck constant h, and the velocity of light are chosen in fundamental unit, okay। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इजी तरीका है इसका। आपको कह रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ gyration क्या होगा, अरे ऐसे वो कहते रहेंगे, वो कहते रहेंगे कि इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से पूछ सकते थे। सपोज कि रेडियस ऑफ gyration, that radius direction depends on gravitational constant g, h and c, find the relation between। सपोज ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर आर फोर फिजिकल क्वांटिटीज, this and find the relation between g, h, c and r, radius of gyration। इस तरीके से पूछ सकते हैं, ओके। तो फाइनली कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप स्टार्ट करोगे यहाँ से। रेडियस ऑफ डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है किन किन चीजों पे, जी पर डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, हमें नहीं पता किस पावर में, तो आप एक्स वाई और जेड मान लो और जस्ट शुरू हो जाओ स्टूडेंट्स। तो आपने एल की पावर 1 यहाँ लिखोगे आप। डायमेंशन फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑन द राइट, ऐसा होता है हमेशा। क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑन द राइट। अरे ऐसा होगा, टाइम टाइम तो टाइम के बराबर होगा ना। हाँ, 1 kg इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये कोई मतलब की बात थोड़े ना है। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से सॉल्व करके जी निकालो। जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका, की पावर एक्स, फिर ये एच का डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका। आपको सॉल्व करना है तो ई इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूले का यूज करो। इसी क्या होता है, वेलोसिटी। अब आप क्या करोगे, एम की जितनी पावर है एम बेस कॉमन ले लोगे और सब पावर्स ऐड कर दोगे। आपने एल बेस कॉमन ले लिया और सारी पावर ऐड कर दी। आपने टी सारे कॉमन ले ली और सारी पावर ऐड कर दी। उसके बाद तो आपको कंपेयर करना है पावर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एम की पावर 0 है तो राइट हैंड साइड भी एम की पावर 0 होना चाहिए। यहाँ से आ गया माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। टी की पावर 0 है तो यहाँ पर भी ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो माइनस, देखो सब माइनस माइनस है तो प्लस कर दिया सबको मैंने, और फिर 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एंड देन 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। कैसे आ गए, एल की पावर 1 है ना भैया यहाँ पे, तो इधर भी एल की पावर 1 होगी ना, होगी। सॉल्व किया स्टूडेंट्स, आंसर आ चुका। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो क्या है, कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस। चलिए, हमको पता है, फॉर्मूला पहले से पता था। अब वो कह रहे हैं कि इसमें जो पेंडुलम है उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट्स इट्स ओके, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा हाँ, आप लोग वीडियो क्वेश्चन देखो पहले, तो अटेम्प्ट करो, आंसर देखो, मैच करो। आंसर आपका आ जाए आगे बढ़ जाना, आपका आंसर नहीं आता है वीडियो सोल्यूशन देखना। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, एल दिया हुआ है आपको, एक्यूरेसी दी हुई है, तो चलो 100 प्लस माइनस 0.1 भी आ चुका अपने पास। अब वो कह रहे हैं कि जो पीरियड है वो 2 सेकेंड का है। टाइम ऑफ द 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय द स्टॉप वॉच। ओके, 100 ऑसिलेशन का उन्होंने टाइम मेजर किया स्टॉप वॉच से, तो कितना आया है टाइम विद लीस्ट काउंट ऑफ इतना। तो ऐसा है कि जब वो 100 ऑसिलेशंस को मेजर करते हैं तो एरर आता है कितना, इतना 0.1 का, इस तरीके से। और एक टाइम पीरियड कितना है, एक ऑसिलेशन टाइम पीरियड 2, तो आप ये समझ गए कि 200 सेकेंड में उनका 0.1 सेकेंड का एरर उन्होंने रजिस्टर किया है, ये उनका कहना है। तो ये ध्यान रखेंगे
ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200 सेकंड में कितना एरर आया है, तो 0.1 सेकंड का एरर आया है, इस तरीके से। चलिए, तो अब हमें अगर एरर निकालना है तो मैंने आपको बता ही रखा है क्या, कि t की पावर में क्या है, l की पावर हाफ है और g की पावर माइनस हाफ है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था z इज इक्वल टू एक्स की पावर a और y की पावर b का क्या होता है। आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आप मैक्सिमम वैल्यू लोगे। देखो एल की वैल्यू तो साफ साफ दे रखी है, 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये है। नाउ अब यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर इन जी चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज एरर इन जी चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा जी इन टर्म्स ऑफ टी। तो आपने जी इन टर्म्स ऑफ टी लिखा एल अपॉन टी स्क्वायर। फिर आप इसको और थोड़ा सा लिखो अच्छे से कि जी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर माइनस 2। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब आप परसेंटेज एरर निकालते हो तो आप मैग्नीट्यूड लेते हो, प्लस प्लस मैग्नीट्यूड को ऐड करते हो, बीच में माइनस प्लस होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा मैक्सिमम एरर बताना होता है। तो डी एल कितना है, तो 0.1 डिवाइड बाय 100, 0.1 डिवाइड बाय 100। डी टी आपने देखा कितने सेकंड का आपने एरर किया है, 0.1 सेकंड का इन 200 सेकंड्स, इन 200 सेकंड्स। तो 0.1 सेकंड का एरर हुआ है 200 सेकंड्स में। तो ये आपका एक्यूरेसी का लेवल है। और फाइनली आपने सॉल्व किया, कितना आ गया, 0.2% आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तरीका होता है। कहाँ पे आप लोग अटक जाते हो, आप लोग यहाँ अटक जाते हो क्योंकि लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं होती है। तो दोनों क्वेश्चन देख लेना। द टाइम पीरियड, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय द स्टॉप वॉच ऑफ एटलीस्ट 0.1। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 200 ऑसिलेशन करके इतना सा एरर आप रजिस्टर कर रहे हो, ये कहना है इनका। अब फाइनली स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, ये अगला क्वेश्चन है। खैर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपको उतना मौका नहीं दे रहा हूँ। डायमेंशंस ऑफ, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब आए अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जल्दी से जरा 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ जरा, फटाफट। रुकना तो है ही नहीं। हाँ, आपको लगता है वीडियो पॉज कर लो, बाहर से घूम के आ जाओ, ठीक, लेकिन मेरे साथ रुकने का बिल्कुल भी यहाँ चांस नहीं है। 15 क्वेश्चन क्या लिखोगे आप, देखो सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, मैं 5 सेकंड बाद सोल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक वर्नियर कैलिपर है, उसमें 10 डिवीजन मेन स्केल पर, 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो वो तो उन्होंने क्या है, एक डिवीजन मेन स्केल का कितना होता है वो निकालने के लिए दिया। तो 10 डिवीजन मिला के 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, तो बिल्कुल वो तो स्टैंडर्ड स्केल की बात कर रहा है। फिर वो क्या कह रहे हैं, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे वो वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है, तो 25 वी एस डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो आपके पास कम से कम 1 वी एस डी कितना होता है ये भी आपको पता है, 2 सेंटीमीटर, ये है 1 वी एस डी, राइट। चलिए ये 1 वी एस डी है। सो फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट क्या होगा, देखो लीस्ट काउंट होता है हमेशा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो उन्होंने पहले तो आपको 1 मेन स्केल डिवीजन के लिए डाटा दिया हुआ है कि 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, सो 1 मिलीमीटर आपका 1 MSD आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि 1 VSD के लिए 25 VSD 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप लिखोगे 1 VSD 2 बाई 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.8। तो यहाँ से आप देखोगे लीस्ट काउंट क्या हो गया, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आंसर आ गया 0.02। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आई। ऐसे करते हैं, जल्दी से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, आपको सुना तो है नहीं, बोर भी नहीं होना है, बोर हो गए तो जाओ मुंह धो के आओ, नींद आ रही है मुंह धो के आओ, और जोश से यहाँ बैठना है। जितना फास्ट काम करोगे, जितना टाइम बचत करोगे स्टूडेंट्स, उतना आपका फायदा है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं 5 सेकंड बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ये सो क्या हो गया, इफ द टू जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर जॉइंड देन वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल। ओके ओके, आई थिंक ये जीरो एरर का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि
जो वर्नियर कैलिपर है उसके दोनों के दोनों जॉस को ने मिला दिया। आपको पता है कि दोनों इसके दोनों जॉस को मिला के हम देखते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये देखते हैं हम लोग ना। तो आपने मिला दिया उसको, और उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। ओके ओके, मतलब कुछ ऐसा, नीचे वर्नियर स्केल है, ऊपर मेन स्केल है, और आपने जब जॉज में कुछ नहीं फंसाया है तब की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ गैप खाली बच गया भी है यहाँ पे। तो इफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 1 mm, अच्छा ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन उन्होंने कहा है कि 1 mm है, और ये भी कहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विथ मेन और इक्वल द 9 मेन स्केल डिवीजन। तो एक्चुअली वो एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितना लेंथ का है वो बताना चाह रहे हैं, और वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितने का है वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है यहाँ तक बात। तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे? देखो स्टूडेंट्स, आपने जॉस पे कुछ नहीं फंसाया, तब भी आप देख रहे हो कि ये गैप आ गया। तो जब आप जॉस को खोलोगे और जब आप ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पहुंच जाएगा और जीरो के जीरो बराबर में होंगे, तब जाके तो आपकी स्केल जीरो रीडिंग दिखाएगी। जब ये वाला एंड यहाँ पे होता है बिल्कुल साथ में, तब आपका ये इंस्ट्रूमेंट जीरो बताता है। तो ये जो इतना सारा जो आपने खोल लिया, इसका क्या होगा? ये आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा, जैसे भी ऐड करो, क्योंकि इतना हमेशा ही कमाएगा आपका रीडिंग, ये है, तभी आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। सो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले निकालते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 mm का है, और कहा हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ओके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन 0.9 mm के बराबर है। चलो, हमको अच्छा आइडिया मिल गया कि वन स्केल डिवीजन 0.9 mm के बराबर है। नाउ लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया स्टूडेंट्स? तो 1 mm है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया 0.9 mm। तो ये हो गया लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ये हो गया। अब आपको कैसे समझाएं? यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एरर है ये, यही है जीरो एरर। कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हो कि ये 0.9 mm का है, एक डिवीजन 0.9 mm का है वर्नियर स्केल पे, चौथा डिवीजन कंसाइड किया है, मतलब जीरो से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 3.6 mm। एकदम क्लियर है ना बात? और कंसाइड किससे करता है? आपको पता है कि 9 डिवीजन नॉर्मली 9 क्या दिया हुआ है, साफ साफ यहाँ दिख तो रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल से कंसाइड कर रहा है। फर्क कितना है? n और n-1 का है कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये तीन तो होगा ही होगा, तीन तो होगा ही होगा। तो ये चार है, तो ये कम से कम तीन, तीन भी नहीं है, वो दिख रहा साफ साफ, है ना। 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड करते हैं। तो ये कितना है? ये है 3 mm, क्योंकि ये जो एक है ना मेन स्केल डिवीजन, वो दे रखा है 1 mm, तो ये 3 mm है, और ये 3.6 mm है। तो आपने निकाल लिया कितना? 0.6 mm। हाँ, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इस एरर को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि याद रखें स्टूडेंट, जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड, कन्वेंशन है, जीरो एरर हमेशा ही सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक एक करेक्शन भी होता है, तो करेक्शन हमेशा ऐड किया जाता है, तो हमने जीरो एरर बताना है, जीरो एरर। सो यहाँ पे 0.6 क्या है? ये 0.6 हमको बाद में तो ऐड ही करना है रीडिंग में, जो मेजर्ड वैल्यू आएगी उसमें आपको इतना ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ट्रू वैल्यू आएगी। तो इसलिए जीरो एरर को आप नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हो और उसको फाइनली सब्सट्रैक्ट करते हो। तो जीरो एरर यहाँ पे, जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड हो ना, जीरो ऑफ मेन स्केल की, तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव जीरो एरर, याद कर लेना इसको। तो जीरो एरर को आप रिप्रेजेंट करोगे -0.6 mm। ओके, अब इसके बाद की बात क्या है? बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहो तो ब्रेक ले लो स्टूडेंट्स कुछ, हाँ ब्रेक ले लो, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है ना। हाँ, अब ठीक है, बोर तो होते ही हैं, उसमें क्या है। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब जल्दी से भिड़ जाइए, इस क्वेश्चन पे लगाइए एकदम, सॉल्व कर दो फटाक से इसको। और ये होते हैं फ्री के मार्क्स स्टूडेंट्स। आपको देख के ना डर लग सकता है, इस क्वेश्चन पता नहीं क्या दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है। कैसे नहीं है? देख लो। आपको ये फॉर्मूला याद है कि आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था ऐसा कुछ फॉर्मूला? आपसे वो क्या चाहता है? आपको चाहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई बाई वी। पहचानो जरा इसको, ये होता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स।
और अपने फोर्स को इक्वेट तो कर सकते हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यहाँ से भी आपके पास कितना आ गया ई बाई बी, खत्म कहानी। वी कितना आ गया ई बाई बी। तो आप देख ही रहे हो कि ये ई बाई बी क्या वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। हाँ चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट क्या सही आंसर है, सॉल्व कर लो इसको, वीडियो पॉज करो सॉल्व करो, मैं 5 सेकंड बताता हूँ इसका आंसर। 5। ओके ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट ध्यान रखें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, क्यों? क्योंकि जीरो तो है लेकिन एक रूल होता है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाला जीरो भी काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट। अच्छा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो होते हैं वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं अगर उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो। अगर यहाँ पे 1 आ जाए ना तो फिर सारे के सारे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यहाँ पे पूरे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाए अगर सामने 1 आ जाए तो 10.03। ऐसा है तो नहीं ना? तो अगर कोई भी नंबर हो, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आने वाले जितने भी जीरो है वो सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। चलिए ये 2.1 ये साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखना होता है 10⁻³ - 3 इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा रहा है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 2। आंसर हो गया 512। एक बार रूल्स को पढ़ लो, बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, ये नंबर जो है इसको आप डिवाइड करो तो डिवीजन का रूल होता है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं आपको रिकॉल करके बताता हूँ। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं बताऊं उससे पहले आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आंसर निकालो, क्योंकि आपको खुद से करना पड़ेगा। चलो वीडियो पॉज करो, आपको इसका आंसर निकालना है विद इन 45 सेकेंड्स। एग्जाम में भी उतना ही मिलता है, कहाँ एग्जाम में 1 मिनट मिलता है ऑलमोस्ट। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, आप जल्दी सोल्यूशन देखो। अब जब डिवाइड करोगे, चलो जो भी आंसर आए, डिवाइड करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल कैलकुलेशन में वो उतने ही होंगे जितने की लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले डिजिट, मतलब 3। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होंगे ये। तो कैसे करोगे आप सॉल्व, आप इसको पूरा सॉल्व कर दो और फाइनली राउंड ऑफ करना है स्टूडेंट, फाइनली राउंड ऑफ करना है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आप जब डिवाइड करते हो तो ये आता है तीसरा टर्म जो दिख रहा है ना, जब आप सॉल्व करते हो इसको तो ये तीसरा टर्म आ जाता है, तीसरा टर्म। अब स्टूडेंट्स इसको आपको सॉल्व करते करते, राउंड ऑफ करते करते कहाँ पर पहुंचना है, आपको सीधे पहुंचना है यहाँ तक। तो आपको 4 भी हटाना है, आपको 9 भी हटाना है। 4 कैसे हटाओगे, देखो 94 है ये, तो जो लास्ट डिजिट जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, इसको आपको हटाना है, ये अगर 5 से कम है तो फिर उसको सिंपली हटा दो, उसके सामने वाले डिजिट को नहीं छेड़ना है, ऐसा करते हैं। तो ये हटा दिया आपने, अब बचा 39। अब ये क्या है, ये डिजिट 9 है, तो जब भी अगर जो डिजिट जिसको आपको राउंड ऑफ करना है वो अगर 5 से ज्यादा होती है तो आप उसको हटा देते हो, लेकिन उसके पहले वाली क्वांटिटी को 1 से बढ़ा देते हो। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, 394 को आप 400 ही बोलोगे ना कि 300 बोल दोगे। तो मैंने इसको सीधे 394 को 400 लिख दिया और आंसर आ गया ये, क्योंकि जरूरत थी ऐसी। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गलती करते हैं स्टूडेंट बार बार, इसमें गलती करते हैं। बताओ क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, सही सही टिक करके बताओ क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे पोजीशन है ना, डी एक्स बाई डी टी एक्स, और आप पोजीशन है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हुआ, आप देख रहे हो एक्स बाय टी हुआ, है ना, टाइम नीचे से एक डिवाइड हो गया। डी एक्स बाय डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर कितना हुआ, ऊपर क्या है, ऊपर अभी भी एक्स ही है, और नीचे क्या आ गया, टी का स्क्वायर आ गया, यही तो हुआ। तो जितने बार डिफरेंशिएट करोगे नीचे क्वांटिटी बढ़ती है, ऊपर कुछ नहीं होता। एक्स अगर लेंथ है और नीचे क्या टाइम है, तो 4 बार किया ना आपने डिफरेंशिएट टाइम के साथ, तो यहाँ पे एल अपॉन टी की पावर 4 होना चाहिए, या आंसर होना चाहिए एल टी की पावर -4।
अब स्टूडेंट्स जल्दी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, बड़ा ही अपना खत्म हो गया, आज अपनी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। देखा 1 घंटे में हमने कितना सारे क्वेश्चन कर लिए। यही होगी एफिशिएंसी हमारी अगर हम साथ में करते हैं तो। ओके चलिए, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ यूनिट क्या होगा सी टी का, एक्स का, इस तरीके से। देखो सबसे पहली बात, साइन अपने आप में क्या है, एक रेशियो है। कॉस भी रेशियो होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सब रेशियो है, तो सब डायमेंशन लेस होंगे। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y इज सेम एज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 2a, ये भी सेम है। अच्छा इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ओके, इट्स ओके फाइन। जो अंदर क्वांटिटी लिखी है ये क्या होता है, एंगल होते हैं, मतलब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि यूनिट ऑफ 2 पाई सी, 2 पाई सी पूरा, पूरे का यूनिट है ना, पूरा होना चाहिए ये पूरा टर्म। मैं बोलूंगा यूनिट ऑफ 2 पाई, अलग से पहन सकते हैं, 2 पाई सी इंटू टी बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लेमडा। अभी जो टी है यहाँ से हटाओ और यहाँ लिख दो, तो क्या बन गया, आप देख रहे हो यही बन गया ना। तो बिल्कुल सही बात है। अब आगे क्या है, आपसे कोई बोलता है यूनिट ऑफ सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एक्स बाय लेमडा, आहा, नहीं नहीं नहीं। देख लो आप यहाँ पे, आपके पास सी बाय लेमडा ये बचा, सी बाय लेमडा इज इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, एक्स बाय लेमडा, और नीचे यहाँ पे एक 1/t भी तो है, देख रहे हो देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि ये बराबर तो नहीं है भैया, ये बराबर तो नहीं है, क्या है, नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जरा हम फिर से प्रिपेयर होते हैं, फिर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आप समझ गए हो कैसे करना है, जल्दी से ये क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। हाँ, तो क्या दिया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ओके, तो भैया 5 सेकंड हो गए, आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और वीडियो पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। देखो कैसे करना है, हमेशा हमेशा आपको सोल्यूशन भी दिया है, हमेशा रीडिंग होती, रीडिंग फाइनल रीडिंग ये होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब कैसे लेते हैं मेन स्केल रीडिंग, तो आप यहाँ देख रहे हो कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है, तो वो 2 है, आपको साफ साफ 2 दिख रहा है, तो मैं कहूंगा 2 मिलीमीटर तो मेन स्केल रीडिंग है। आपने लिखा ना 2, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कौन सा, ये 31 है, कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, वो होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख ली 31, और आपको फाइनली मल्टीप्लाई करना होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीजन है, ध्यान रखिए अगर आप कुछ नहीं दिया है ना सर, अगर मान लेते हैं कभी ऐसा हो गया कि नहीं दिया है नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो आप 100 मान सकते हो, स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले तो पिच कितना होता है, पिच होता है 1 मिलीमीटर नॉर्मली, एक बार में कितना घुमा है 1 मिलीमीटर, कुछ नहीं दिया है तो आप पिच 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन 100 आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो लीस्ट काउंट हो गया पिच डिवाइड बाय एन, यहाँ से लीस्ट काउंट आ गया 0.01, और बस खत्म कहानी, 31 इंटू 0.01 आंसर आ गया। बहुत इजी है अगर आप फॉर्मूला याद रखो तो, और रीडिंग देना आपको आता है तो। चलिए करके बताइए एक क्वेश्चन। ओके चलिए, ये क्वेश्चन अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले आ चुका है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ द 20 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 20 सेकेंड। अच्छा, तो 20 सेकेंड, हमने 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर किया, और उसमें आप देख रहे हो कि आपका एरर की जो चांसेस है वो कितना है, 0.1 सेकेंड का। तो पहली चीज तो ये
20 सेकंड में आप 0.1 सेकंड का एरर कंसिडर कर रहे हो। सो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इट्स वेरी सिंपल, 0.1 डिवाइड बाय 20 सेकंड, क्योंकि 20 सेकंड में आपका 0.1 का एरर हो सकता है, तो परसेंटेज एरर कितना होगा, इतना होगा 0.5%। सिंपल। तो जो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 20 सेकंड का टाइम पीरियड में आप 0.1 सेकंड का एरर बता रहे हो, इतना हो सकता है। तो बस ऐसे स्टूडेंट्स इस तरीके से किया जाता है। आपने कितना टोटल टाइम पीरियड का मेजर किया और वो लिया जाता है, वरना आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन में एक एक टाइम पीरियड निकालने के 20 ऑसिलेशन का टाइम 20 सेकंड है, तो एक टाइम पीरियड, एक एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो गया, तो आपने 1 निकाल लिया और फिर 0.1/1 कर दिया और 10% का एरर बता दिया। ऐसा नहीं करते हैं। आपने आप जानते हैं कि आप एक ही ऑसिलेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपका एरर ज्यादा आएगा, इसलिए आपने 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया और वो 20 सेकेंड्स आ गया। उसमें आपने कहा कि ये 20 सेकेंड जो मेजर किया है ना, इसमें आप कितने सेवरिटी पे हो, तो 20 सेकेंड्स में आप 0.1 का ऊपर नीचे कंसीडर कर लेते हो, ये कहना है आपका। आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, आपने 20 सेकेंड्स 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर किया और फिर एकदम से क्लॉक वॉच बंद कर दी, तो आपको गारंटी किस बात की है कि वे 20 सेकेंड में इतना का हेरफेर हो सकता है, ऐसा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी बता दो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको देखो, जब भी आपको कभी ऐसा हो ना कि लेंथ वेलोसिटी और फोर्स आ जाए, क्योंकि मैकेनिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज है सारी की सारी, टाइम लिखना है आपको तो टाइम लिखना बड़ा आसान है, टाइम होता है एल बाई वी, राइट। टाइम होता है एल बाई वी। मास लिखना है तो आपको पता ही है, सर्कुलर मोशन में क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एम वी स्क्वायर बाय, फोर्स इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरीके से आप फॉर्मुलेट कर सकते हो फॉर्मूले, एम इज इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन वी स्क्वायर, मतलब मैं एक्चुअली उसी फॉर्मूले की कॉपी कर रहा हूँ। मोमेंटम का आप लिख लो एक बार। अब उसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि हर किसी की यूनिट अगर आप 2 टाइम्स कर देते हो, एस को भी एल सबको आपने डबल डबल कर दिया, तो डबल करने से किसकी यूनिट सेम रह गई, ये कई चीज दी हुई है। यूनिट ऑफ टाइम डबल हो गया क्या, चेक चेक करता हूँ। देखो अगर एल को भी आपने 2l कर दिया और वी को भी 2v कर दिया, तो कहाँ बढ़ी यूनिट, वो तो एल बाई वी रही। मोमेंटम की बात करता हूँ, क्या मोमेंटम की यूनिट डबल हो गई। देखो अगर f को आपने 2f कर दिया, 2l कर दिया और नीचे 2v कर दिया, तो यस 2 टाइम्स एफ एल बाय वी। हाँ हाँ, मोमेंटम की जो पुरानी यूनिट थी उससे तो डबल ही होगी नहीं यूनिट, ऐसे चेक किया जाता है। ओके, फोर्स दिया है, अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कॉस के अंदर जो भी होगा, कॉस के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर बीटा इंटू एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो चुका है, 1, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी इंटू यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, 1 आ गया, तो आपने बी का डिस्प्लेसमेंट लिखा कितना, एल की पावर -1। अब आप लिखोगे सिमिलरली डी इंटू टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी तो डायमेंशन लेस है, एंगल है कि नहीं। तो डी कितना आ गया, टी टू द पावर -1। आज स्टूडेंट में भी सर्दी होने के चांस लग रहे हैं। इसके बाद तो आपको क्या करना है, डी बाई बी करना है, डी बाई बी आप कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वेलोसिटी आ गया। अब स्टूडेंट ये कैसे करोगे, देखो मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा, ये बड़ा फर्जी क्वेश्चन है। आपको पता है ना आइंस्टाइन की इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बस वो कह रहे हैं कि एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया है, तो बताओ डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। मैं तो कोई ऐसा फॉर्मूला याद करूंगा जिसमें मास भी हो, एनर्जी भी हो, वेलोसिटी भी हो, फोर्स भी हो। तो मुझे तो याद आ रहा है E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। बस मास का डायमेंशन फॉर्मूला याद आ गया, अपने को मिल गया कितना, E अपॉन वी स्क्वायर, मतलब ई वी -2। ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट। कई बार तो ये क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन तो निकालने की बोल रहा है। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन को करके बता दीजिए। यहाँ पे मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ, क्या आपको बोला है नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, नहीं बोला है ना, कुछ नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ डिवीजन आप मान सकते हो 100। क्या आपको दिया हुआ पिच साफ साफ नहीं दिया है ना, पिच को आप क्या मानोगे, 1 मिलीमीटर। ये जस्ट मैं आपकी हेल्प कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस स्टूडेंट बता दो क्या होगा आंसर।
तो हो गया स्टूडेंट्स 5 सेकेंड। अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो आपको पहली बात तो मेन स्केल रीडिंग दिख रही है कितनी, 3 आ गई मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद आपको लेनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। कितनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग, मैं बोलूंगा 25। तो चलिए 25 आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब क्या होता है तरीका रीडिंग का, मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है ये, डिवीजन नहीं है। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। सो पहले आपने पिच निकाला, पिच 1 मिलीमीटर था, आपने फिर लीस्ट काउंट निकाला, पिच डिवाइड बाय 100 तो 0.01 आ गया। मेन स्केल रीडिंग कितना है 3 प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है वो 25 डिवीजन आ गया इनटू लीस्ट काउंट, आंसर आ गया 3.25। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये याद रखो मेन स्केल रीडिंग प्लस वन स्केल रीडिंग। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चलिए दम लगा दीजिए आखिरी बार और बता दो इसमें स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आज तक पूछा गया है नीट और एम्स में। चलिए इसमें जीरो एरर निकालना होगा पहले तो, फिर तो पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। ऐसा, चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको निकालना चाहिए जीरो एरर। क्यों? क्योंकि आपने जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस नहीं किया तब भी आप देख रहे हो कि ये रीडिंग दिखा रहा है। कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो आप देख रहे हो 5। सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपको 5 दिखा रहा है जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। तो ऐसे में तो आप अभी इसकी लेंथ बोल दोगे कितनी, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी लेंथ आप बोल दोगे दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अगर आपको लीस्ट काउंट पता हो तो इतना रीड अभी कर रहा है जबकि ऑब्जेक्ट फंसाया ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ दिया है क्या आपको कि आपको लिस्ट काउंट मिल जाए? दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, एन है। और ये कहा है कि इट मूव्स 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। ओके, तो आपको पिच भी दिया हुआ है, साफ साफ आ गया लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर। ये आ गया लीस्ट काउंट। ओके ओके, अब क्या कहा जा रहा है, जो मेन स्केल उसमें 1 मिलीमीटर के मार्क है, 1 मिलीमीटर के मार्क है, मतलब वो उन्होंने मेन स्केल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। वन इस तरीके से मार्क्स होंगे आगे। अब देखना ये है कि हमने जीरो एरर तो निकाल लिया, जीरो एरर ये, और ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इसको अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट फंसाया नहीं है और यहाँ पे ऑलरेडी 0.05 मिलीमीटर बता रहा है। इसका मतलब ये जब आप खोलोगे तो रीडिंग और आएगी, तो जो भी रीडिंग आप लोगे वो थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, तो आपको इसको ऑब्वियसली माइनस करना है। जब भी ऐसा हो, जब भी देखो ये 5 है ना, तो जीरो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल नीचे की तरफ होगा कहीं पे, क्योंकि जब आप कोई चीज खोलते हो ना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, इसका जीरो कहीं नीचे होगा, इसका जीरो कहीं नीचे होगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये जीरो एरर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फाइनली आपको 0.05 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको जीरो एरर जो होता है उसको हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जीरो एरर का साइन क्या लिखोगे, रखोगे आप, पॉजिटिव रखो ना। तो जीरो एरर पहली बार में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ चुका है, ये आ चुका है 0.05 मिलीमीटर। जीरो अगर सर्कुलर स्केल का नीचे है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से, तो आप बोलोगे जीरो एरर पॉजिटिव, और ऊपर होता तो नेगेटिव। अब हमें इसको मेजर करना है कितनी रीडिंग आ रही है ये, तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये 2 तो दिख ही रहा है, मतलब मेन स्केल की रीडिंग में 2 तो आएगा, और कौन सा 25th डिवीजन कंसाइड कर रहा है। खत्म हो गया स्टूडेंट्स, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 है, इंटू लीस्ट काउंट 0.01, आंसर आ गया 2.25। बट क्या ये आंसर यही है? नहीं, हमें पता है एरर, जीरो एरर इतना है, एंड जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। सो और जीरो एरर पॉजिटिव भी है। ट्रू रीडिंग क्या होगी, जो भी मेजर वैल्यू है उसमें से आपको जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा, आंसर हो गया 2.25 माइनस 0.05, 2.20 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोगों ने एक चैप्टर को तरीके से खत्म कर लिया। आपको वीडियो पॉज करना है, सोल्यूशन देखना है, वीडियो पॉज करना है, सोल्यूशन देखना है। आपको इस तरीके से हर सोल्यूशन का, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप अपने सजेशन में लिखो कि इस तरीके से आपको फायदा होगा या नहीं होगा, और मैं तो मानता हूं कि इस सीरीज को आप करो, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। और आपको, मुझे भी स्पीड को मेंटेन इसलिए भी करना है ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। और आपने इतना अगर पढ़ लिया है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फॉर्मूले रिवाइज कर लेना है,
आपको कहा कि ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो आंसर लाओ, क्योंकि आप समझने का टाइम नहीं रहा। अब तो आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो मैं क्या कंसेप्ट आपने मिस कर दिया, कहाँ मिस कर दिया, ये मैं आपको स्पीड से बताना चाहता हूँ। ये मेरा टारगेट भी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फायदा हुआ है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें। याद है वो इस तरीके से एक होता है, घंटी है यहाँ पे, उसको जरा घंटी बजाओ, तभी आपके पास आएगा नोटिफिकेशन। और कमेंट में जरूर लिख के बताएं स्टूडेंट्स कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 90 क्वेश्चन है उसमें। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए।